जगदीश की माँ रसोई घर से बाहर निकली ही थी कि कमरे से बहू के रोने की आवाज आई। वो सकते में आ गईं, लपक कर बहू के कमरे में पहुंची। क्या हुआ बहू? माँ जी, वो कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी। माँ का स्वर सुन वो एक हाथ दाहिने कान की तरफ ले जाकर घबराए स्वर में बोली, कान का एक झुमका न जाने कहाँ गिर गया है। क्या? पूरे कमरे में देख डाला है माँ जी, पर न जाने कहाँ। और वो सुबक सुबक कर रोने लगी। ये तो बड़ा बुरा हुआ बहू। एक हाथ कमर पर रखकर वो बोली, सोने का खोना बहुत अशुभ होता है। अब क्या करूं माँ जी? चिंता मत करो बहू, पूरे घर में तलाश करो, शायद काम करते हुए कहीं गिर गया हो। जी, रसोई में भी देख लेती हूँ। वैसे सुबह नहाते वक्त तो था। जगदीश की पत्नी पूर्णिमा ने आंचल से आंसू पोंछे और रसोई घर की तरफ बढ़ गई। सास ने भी बहू का अनुसरण किया। रसोई घर के साथ ही कमरे की प्रत्येक अलमारी, मेज की दराज, श्रृंगार का डब्बा और न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा गया, मगर कुछ पता नहीं चला। अंत में हार कर पूर्णिमा रोने लगी। कितनी परेशानी मुसीबतों को झेलने के पश्चात जगदीश सोने के झुमके बनवा कर लाया था। तभी किसी ने बाहर से पुकारा। ओ बंशी की माँ थी, शायद रोने धोने की आवाज सुनकर आई थी। जगदीश के पड़ोस में ही रहती थी। काफी बुजुर्ग होने की वजह से पास पड़ोस के लोग उसका आदर करते थे। मोहल्ले में कुछ भी होता, बंशी की माँ का वहां होना अनिवार्य समझा जाता था। किसी के घर संतान उत्पन्न होती तो सोहर गाने के लिए, शादी ब्याह होता तो मंगल गीत और गारी गाने के लिए उसको विशेष रूप से बुलाया जाता था। जटिल पारिवारिक समस्याएं, आपसी मतभेद एवं न जाने कितनी पहेलियां हल करने की क्षमता उसमें थी। अरे क्या हुआ जग्गी की माँ? ये रोना धोना कैसा? कुशल तो है ना सब? बंशी की माँ ने एक साथ कई सवाल कर डाले। पड़ोस की सयानी औरतें जगदीश को अक्सर जग्गी ही कहा करती थी। क्या बताऊं जीजी? जगदीश की माँ रुआंसी आवाज में बोली, बहू के एक कान का झुमका खो गया है कहीं। पूरा घर ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। हाय राम! एक उंगली ठुड्डी पर रखकर बंशी की माँ बोली, सोने का खोना तो बहुत ही अशुभ है। बोले जीजी क्या करूं? पूरे तोले भर का बनवाया था जगदीश ने। एक काम करो जग्गी की माँ, बोलो जीजी। अपने पंडित दयाराम शास्त्री है ना, वो पोथी पत्रा विचारने में बड़े निपुण हैं। पिछले दिनों किसी की अंगूठी गुम हो गई थी तो पंडित जी की बताई दिशा पर मिल गई थी। डूबते को तिनके का सहारा मिला। पूर्णिमा कातर दृष्टि से बंशी की माँ की तरफ देखकर बोली, उन्हें बुलवा दीजिए अम्मा जी। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। धैर्य रखो बहू, घबराने से काम नहीं चलेगा। बंशी की माँ ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। बंशी की माँ ने आनन फानन में पंडित दयाराम शास्त्री के घर संदेश भिजवाया। कुछ समय बाद ही पंडित जी जगदीश के घर पहुंच गए। अब तक पड़ोस की कुछ औरतें और भी वहां पर आ गई थी। पूर्णिमा आंखों में आंसू लिए ये जानने के लिए उत्सुक थी कि देखे पंडित जी क्या बतलाते हैं। पूरी घटना जानने के बाद पंडित जी ने सरसरी निगाहों से सभी की तरफ देखा और अंत में उनकी नजर पूर्णिमा पर केंद्रित हो गई, जो सिर झुकाए अपराधिन की भांति बैठी थी। बहू का राशिफल क्या है? कन्या राशि, ठीक है। पंडित जी ने अपने सिर को इधर उधर हिलाया और पंचांग के पृष्ठ पलटने लगे। आखिर एक पृष्ठ पर उनकी निगाहें स्थिर हो गई। पृष्ठ पर बनी वर्गाकार आकृति के प्रत्येक वर्ग में उंगली फिसलने लगी। हे राम! पंडित जी बड़बड़ा उठे। घोर अनर्थ, अमंगल ही अमंगल। सभी औरतें चौंक कर पंडित जी का मुंह ताकने लगी।
पूर्णिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। पंडित जी बोले, आज सुबह से गुरु कमजोर पड़ गया है, शनि ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे मौके पर सोने की चीज खो जाना अशुभ और अमंगलकारी है। पूर्णिमा रो पड़ी। जगदीश की माँ व्याकुल होकर बंशी की माँ से बोली, हाँ जीजी, अब क्या करूं? मुझसे तो बहू का दुख देखा नहीं जाता। बंशी की माँ पंडित जी से बोली, दया कीजिए पंडित जी, पहले ही दुख की मारी है, कष्ट निवारण का कोई उपाय भी तो होगा, है क्यों नहीं? पंडित जी आंख नचाकर बोले, ग्रहों को शांत करने के लिए पूजा पाठ, दान पुण्य, धर्म कर्म, ऐसे कई उपाय हैं। पंडित जी आप जो पूजा पाठ करवाने को कहेंगे सब करवाएंगे। जगदीश की माँ रुआन से स्वर में बोली, कृपा करके बताइए झुमका मिलने की आशा है या नहीं? लंबी हुंकार भरने के पश्चात पंडित जी की नजरें पुनः पंचांग पर जम गई। उंगलियों की पोरों में कुछ हिसाब लगाया और नेत्र बंद कर लिए। माहौल में पूर्ण निर्भरता छा गई। धड़कते दिलों के साथ सभी की निगाहें पंडित जी की स्थूल काया पर स्थिर हो गई। पंडित जी आंख खोलकर बोले, खोई चीज पूर्व दिशा को गई है, उस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। मिल जाए तो बहू का भाग्य है। फिर पंचांग बंद करके बोले, जो था सो बता दिया, अब हम चलेंगे। बाहर से कुछ जजमान आए हैं। पूरे 11.25 रुपए प्राप्त करने के पश्चात पंडित दयाराम शास्त्री सभी को आशीष देते हुए अपने घर बढ़ लिए। वहां का माहौल बोझिल हो उठा था। यदा कदा पूर्णिमा की हिचकियां सुनाई पड़ जाती थी। थोड़ी ही देर में बंशी की माँ को छोड़कर पड़ोस की शेष औरतें भी चली गई। पंडित जी ने पूरब दिशा बताई है। बंशी की माँ सोचने के अंदाज में बोली, पूरब दिशा में रसोई घर और उससे लगा सरजू का घर है। फिर खुद ही पश्चाताप करते हुए जगदीश की माँ बोली, राम राम, बेचारा सरजू तो गऊ है, उसके संबंध में सोचना भी पाप है। ठीक कहती हो जग्गी की माँ। बंशी की माँ बोली, उसका पूरा परिवार ही सीधा है, आज तक किसी से लड़ाई झगड़े की कोई बात सुनाई नहीं पड़ी है। उसकी बड़ी लड़की तो रोज ही समय पूछने आती है। सरजू तहसील में चपरासी है ना? फिर पूर्णिमा की तरफ देखकर बोली, क्यों बहू, सरजू की लड़की आई थी क्या? आई तो थी माँ जी, लोभ में आकर शायद झुमका उसने उठा लिया हो। क्यों जग्गी की माँ, तू कहे तो बुलाकर पूछूं? मैं क्या कहूँ जीजी। पूर्णिमा पशु पेश में पड़ गई। उसे लगा कि कहीं कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए। ये तो सरासर उस बेचारी पर शक करना है। वो बात के रुख को बदलने के लिए बोली, क्यों माँ जी, रसोई घर में फिर से क्यों ना देख लिया जाए। इतना कहकर पूर्णिमा रसोई घर की तरफ बढ़ गई। दोनों ने उसका अनुसरण किया। तीनों ने मिलकर ढूंढना अब शुरू कर दिया। अचानक बंशी की माँ को एक गड्ढा दिखा जो संभवतः चूहे का बिल था। क्यों जग्गी की माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहे खाने की चीज समझकर बोलते बोलते बंशी की माँ छिटक कर दूर जा खड़ी हुई, क्योंकि उसी वक्त पतीली के पीछे छिपा एक चूहा बिल के अंदर समा गया था। बात तो सही है जीजी, चूहों के मारे नाक में दम है। एक बार मेरा ब्लाउज बिल के अंदर पड़ा मिला था। कमबख्तों ने ऐसा कुतरा जैसे महीनों के भूखे रहे हों। फिर गड्ढे के पास बैठते हुए बोली, हाथ डालकर देखती हूँ। ठहरिए माँ जी, पूर्णिमा ने टोकते हुए कहा, मैं अभी टार्च लेकर आती हूँ। चूंकि बिल दीवार में फर्श से थोड़ा ही ऊपर था, इसलिए जगदीश की माँ ने मुंह को फर्श से लगा दिया। आसानी से देखने के लिए वो फर्श पर लेट सी गई और बिल के अंदर झांकने का प्रयास करने लगी। अरे जीजी, वो तेज स्वर में बोली, कोई चीज अंदर दिख तो रही है, हाथ नहीं पहुंच पाएगा। अरे बहू,
कोई लकड़ी तो ला दे। जगदीश की माँ निरंतर दिल में उस चीज को देख रही थी। वो पलकें झपकाना भूल गई थी। फिर वो लकड़ी डालकर उस चीज को बाहर की तरफ लाने का प्रयास करने लगी और जब वो चीज निकली तो सभी चौंक पड़े। वो आम का पीला छिलका था जो सूखकर सख्त हो गया था और कोई दूसरा मौका होता तो हंसी आए बिना ना रहती। बंशी की माँ समझाती रही और चलने को तैयार होते हुए बोली, अब चलती हूँ, मिल जाए तो मुझे खबर कर देना, वरना सारी रात सो नहीं पाऊंगी। बंशी की माँ के जाते ही पूर्णिमा फफक फफक कर रो पड़ी। रो मत बहू, मैं जगदीश को समझा दूंगी। नहीं माँ जी, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, मौका आने पर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। शाम को जगदीश घर लौटा तो बहुत खुश था। खुशी का कारण जानने के लिए उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज तू बहुत खुश है? खुशी की बात ही है माँ। जगदीश पूर्णिमा की तरफ देखते हुए बोला। पूर्णिमा के बड़े भैया के 4 लड़कियों के बाद लड़का हुआ है। खुशी तो पूर्णिमा को भी हुई, मगर प्रकट करने में वो पूर्णतया असफल रही। कपड़े बदलने के बाद जगदीश हाथ मुंह धोने चला गया और जाते जाते कह गया, पूर्णिमा, मेरी पैंट की जेब में तुम्हारे भैया का पत्र है, पढ़ लेना। पूर्णिमा ने भारी मन लिए पैंट की जेब में हाथ डालकर पत्र निकाला। पत्र के साथ ही कोई चीज खट से जमीन पर गिर पड़ी। पूर्णिमा ने नीचे देखा तो मुंह से चीख निकल गई। हर्ष से चीखते हुए बोली, माँ जी, ये रहा मेरा खोया हुआ सोने का झुमका, सच मिल गया झुमका। जगदीश की माँ ने प्रेम विह्वल होकर बहू को गले से लगा लिया। उसी वक्त कमरे में जगदीश आ गया। दिन भर की कहानी सुनते सुनते वो हंसकर बिस्तर पर लेट गया और जब कुछ हंसी थमी तो बोला, दफ्तर जाते वक्त मुझे कमरे में पड़ा मिला था, मैं पैंट की जेब में रख कर ले गया। सोचा था लौटकर थोड़ा डांटूंगा, लेकिन यहाँ तो। और वो पुनः खिलखिलाकर हंस पड़ा। पूर्णिमा भी हंसे बिना ना रह पाई। बहू, तू जगदीश को खाना खिला, मैं जरा बंशी की माँ को खबर कर दूं, बेचारी को रात भर नींद नहीं आएगी। जगदीश की माँ लपक कर कमरे से बाहर निकल गई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।